Hello, good morning, all of you. Welcome to Guide to Success. My name is Mohini Chaudhary. और आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो हमारी बुक है क्लास 11 की उसका पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है ना। और उसके एक दो टॉपिक मैंने कंप्लीट किए हैं, बट आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही आई थिंक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक की ग्रोथ को समझने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इस पूरी बुक में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सोर्सेस जो होने वाले हैं वो होने वाला है अगेन वेरी ऑथेंटिक, इट्स योर एनसीईआरटी को, ठीक है। यूनिट सेकंड एनसीईआरटी बुक यूनिट का जो नाम है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म, है ना। रिफॉर्म का मतलब आप जानते हैं, बदलाव लाना, चेंजेस लाना। और अगर चेंजेस इकोनॉमी के कंटेस्ट में लाए जा रहे हैं, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए अगर कोई रिफॉर्म लाया जा रहा है तो हम उसे इकोनॉमिक रिफॉर्म कहेंगे। डेट लिखा हुआ है सिंस 1991। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा देख लेते हैं ना, इससे थोड़ा ओवरव्यू मिल जाता है। After 40 years of a planned development, India has been able to achieve a strong industrial base and become self-sufficient in the production of food grain. Finally, क्या बात हो रही है कि हम जब इस बुक की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो इस बुक की स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी को बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस, उसके बाद दी पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंस के बाद 40 इयर्स एटलीस्ट 4 डेकाड्स हमने कहाँ देखे हैं। इससे पहले वाले जो प्रीवियस 2 चैप्टर्स हैं वहां हमने देखा है कि भैया कैसे किस तरीके से हालत थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की, और कैसे वो स्टेगनेंट इकोनॉमी से जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी, यानी कि जिसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, तो अब हमने क्या देखा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक सर्टेन लेवल तक डेवलप हो चुकी है। एक स्टेगनेंट जो उसकी वो थी ना कि वो ना बढ़ रही है ना घट रही है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, ऐसा नहीं था। अब उसकी ग्रोथ भी हो चुकी है, क्योंकि अब जो हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं जब हमारी इकोनॉमी थोड़ी डेवलप हो गई है, सेल्फ सफिशिएंट हो गई है। Nevertheless, the major segment of the population continue to develop the agriculture and slavery. मैंने बोला आपको फर्स्ट चैप्टर पे, एग्रीकल्चर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इकोनॉमी डेवलप हो गई और देश बहुत ही क्या बोलते हैं उसको बहुत डेवलप भी हो जाएगा तो इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर नहीं रहेगा। एग्रीकल्चर तो बेसिक नीड है, वो तो होना ही होना है। आज भी कंट्री की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन उस चीज पे डिपेंडेंट है। In 1991, a crisis in the balance of payment led to the introduction of economic reform in the country, and this unit is emphasized on that particular. ठीक है, समझ गए क्या कह रहा है कि 1991 में, ठीक है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, उसकी ग्रोथ कर ली, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर लिया, थोड़े बहुत आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ, अब हम बात करते हैं 1991 की, ठीक है, कि भाई 91 में क्या हुआ कि हमारे देश को झेलने पड़े इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। हमने झेले इकोनॉमिक क्राइसिस, पैसा हमारे पास था नहीं, डेवलपमेंट हमारा रुक चुका था, फॉरेन एक्सचेंज में कुछ हो नहीं रहा था। उस वक्त तक हमारा एक्सपोर्ट भी इतना हम खुले हुए नहीं थे, है ना, जैसे हम आज है। तो उस वक्त हमारे देश को झेलने पड़े मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस। और जब हम कोई दुविधा, देखिए सोल्यूशंस हम कब ढूंढते हैं, जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है ना। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती तो हम उसके सोल्यूशंस नहीं ढूंढने वाले हैं। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो किस बात का सोल्यूशन ढूंढोगे। देश ने जब इकोनॉमिक क्राइसिस फेस की है, देखिए आज आपके मम्मी पापा हैं, वो आपका खर्चा उठाते होंगे, है ना, स्कूल कॉलेज जो भी है, क्योंकि अभी आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं डेवलप्ड है, मतलब डेवलप कह रही हूँ मैं, अभी आप इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि आप अपना खर्चा खुद उठा सके। चलिए एक वो ले लेते हैं, चल मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपका नहीं। मैं कुछ घर पे कुछ गड़बड़ कर दूं, है ना, या मेरे पेरेंट्स को मेरी किसी चीज पे बहुत गुस्सा आए और वो मुझसे ऐसे बोले कि भाई हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठाने वाले, तुम तो बहुत फिजूल खर्ची करती हो और ये वो, और तुम अपना आज के बाद खुद ही खर्चा संभालो और खुद ही अपने आप को देखो। वो क्या आ गया, तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गई ना।
कि अब मैं अपने आप को कैसे, अपनी जो इकोनॉमिक जरूरतें हैं उन्हें कैसे पूरा करूं, उस केस में मैं क्या सोचूंगी, उस केस में फिर मैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस लगाऊंगी कि मुझे कहाँ से हेल्प मिल सकती है, क्या उस हेल्प से सब कुछ चल सकता है, मुझे खुद भी अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, खुद भी कहीं ना कहीं कोई काम ढूंढना पड़ेगा। सेम अगर हम कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 1991 में कंट्री ने झेले इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने के बाद देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन्हें लगा कि भैया ऐसे चलने वाला है नहीं, इकोनॉमी में हमारी ये जो हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, इस स्ट्रक्चर में चेंज की जरूरत है, ये स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, और ये स्ट्रक्चर जब चेंज होगा, है ना, तब जाके जो है चीजें इकोनॉमी में और हमारे डेवलपमेंट में बदलने वाली है। ठीक है, तो जो रिफॉर्म्स आए, वो एक बदलाव आए, वो किसकी वजह से आए कि हमने एक इकोनॉमिक क्राइसिस झेला इन 1991 में, और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, उन रिफॉर्म्स को ही पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा फेमस। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये जो चैप्टर है ना, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, आपने इससे छोटी क्लास में भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन, इन वर्ड्स के बारे में सुना होगा। 110% श्योर हूँ मैं इस मामले में कि जरूर जरूर आपने इन तीनों वर्ड्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अब बुक में लिखा है कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर हमको क्या मिलने वाला है ना, हम क्या सीखने वाले हैं, तो उस पर हम बात करते हैं कि क्या, अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1991। सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि ये जो रिफॉर्म्स आए ना इंडिया में, ये जो जितने भी हमारे रिफॉर्म आए थे, जितने भी हमारे ये रिफॉर्म इंट्रोडक्शन हुआ है, ये रिफॉर्म पॉलिसीज जितनी भी आई हैं, उसका रीजन क्या था, ठीक है ना, उसका क्या रीजन और उसका क्या था बैकग्राउंड, क्या था भाई, ऐसा क्या हो गया था कि इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हमें झेलने को मिला था, ऐसी क्या बात आ गई थी कि हमें इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने के लिए मिल रहा था, तो वो बैकग्राउंड है ना, और ये आपका रिफॉर्म पॉलिसी। उसके बाद अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म थ्रू विच रिफॉर्म पॉलिसी आर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसके बाद हम वो मैकेनिज्म देखेंगे जिसकी थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तीनों ही वैसे लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लेना। कंपेयर द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया। उसके बाद हम क्या देखने वाले इस चैप्टर में कि भाई जो हम ग्लोबलाइजेशन लेके आए उसका प्रोसेस कैसा रहा, और प्रोसेस एंड उसका इम्प्लीकेशन, ठीक है, वो कैसा रहा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं थर्ड इज टू, एक सेकंड में अंडरलाइन कर लूं पहले, द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस इन द वेरियस सेक्टर, की इम्पैक्ट है ना, बी वेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द वेरियस सेक्टर। सबसे पहले उस गरीबी से हम जूझे, उस क्राइसिस से हम जूझे, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है, उससे वो करने के बाद हम कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर से फिर ये जो रिफॉर्म आई है इनका प्रोसेस क्या है ना, मेरे जो रिफॉर्म आई ये कैसे इनका प्रोसेस किया और कैसे इनका इम्प्लीमेंट जो है हमने उसे कैसे किया। भाई रिफॉर्म तो हमने दिमाग में रख ली थी कि हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लिबरलाइजेशन करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है, ग्लोबलाइजेशन करना है, इन तीनों चीजों को करने के बाद अपनी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, है ना, उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हट जाएंगे, सोच लिया। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो किया होगा किस तरीके से, वो पढ़ना है। ठीक है, मूव करते हैं आगे। देखिए सोर्स अगर आप यही रखेंगे तो बेस्ट है। यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं के आर नारायण, जिनका एक स्टेटमेंट लिखा है, पढ़ सकते हैं आप लोग। स्टेटमेंट को तो पढ़ के समझाऊंगी नहीं ना मैं, इसलिए स्टार्ट करते हैं। You have studied in the previous chapter that since independence, India followed the mixed economic framework by combining the advantage of the capitalist economy system, है ना, with those of the social economic system। देखिए हमने आए के चैप्टर्स में पढ़ा कि इंडिया ने क्या किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल को भी पार्टिसिपेशन करने की इजाजत दी जाती है, और हमारी जो पब्लिक
जो हमारी स्टेट है उसकी ओनरशिप भी रहती है। यानी कि जो ज्यादातर कंट्रीज होती हैं, इधर दे आर फुल्ली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना, या वो बिल्कुल ही सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। अब हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जब हम एक प्राइवेट इंडिविजुअल को, एक जो कोई भी देश का प्राइवेट इंडिविजुअल हो या कोई भी है, उसको प्राइवेट एक बंदे को इतनी ज्यादा पावर देनी, इतना ज्यादा लिबरलाइजेशन करना कि वो जो कैपिटल इकोनॉमी है उसमें ज्यादा से ज्यादा देश के जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, वो सब कौन किसके हाथ में होने वाली है, प्रॉपर्टी सारी की सारी एक कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में होने वाली है ना। यानी कि वो सब कुछ एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होने वाला है। लेकिन अगर हम सोशलिस्ट की बात करें तो वहां क्या होता है, सब कुछ सरकार का होता है। आपने ऐसे देश भी देखे होंगे जहां सब कुछ सरकार का ही है ना। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला कि अगर हम सब कुछ एक प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देंगे ना, कि भाई प्राइवेट इंडिविजुअल सब कुछ हैंडल करते हैं, कैपिटल क्लास ऑफ इकोनॉमी है, तो उससे क्या होगा, उससे जो छोटे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, बस जो रिचर है वो रिचर हो जाएंगे, पुअर और ज्यादा पुअर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक मिक्स्ड इकोनॉमी के मेथड को अपनाते हैं, जिसमें ज्यादा जो पोर्शन है, बेसिकली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो उसमें ज्यादा पोर्शन जो है वो सेंटर के पास था, यानी कि हमारी पब्लिक के वो आपकी गवर्नमेंट के पास था, और थोड़ा जो सेक्टर्स है वो हमारी कैपिटलिस्ट क्लास को भी हमने दे रखा था। यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी रहेगा, और क्या है हमारा, प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ साथ हमारा एक बैलेंस बना के हमें काम करना है। प्राइवेट इंडिविजुअल भी अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री डाल सकते हैं, और सरकार तो मेजर जो प्रॉपर्टीज है उस पर अपना कंट्रोल करेगी। ठीक है, some scholars argue that over the year this policy resulted in the establishment of the varieties of rule and regulation which are aimed to be controlling and regulating the economy। end up of stating, एक सेकंड आप ये पढ़े एक एक वर्ड, मुझे नहीं लगता इसमें इतनी तो हाईफाई इंग्लिश होती नहीं है वैसे, है ना। end up principles of developing the process of the growth and development at the other state of India which started the development part since has been achieved growth in saving development efforts। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट लिखा नहीं हुआ है, बस कुछ सम स्कॉलर का उनका ये कहना है, उनका ये कहना है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग लिखी, उसमें काफी टाइम चला जाता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें, इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज पे आके बताती हूँ। इन 1991 इंडिया मीट अ इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू द एक्सटेंट ऑफ डेट। अब आगे लोगों का क्या कहना है कि जिस तरीके की मिक्स्ड इकोनॉमी हमने रख रखी थी, है ना, हमने अपनाई थी, इट्स गुड, बट उससे उस पेस से डेवलपमेंट नहीं हुआ, और उससे एक स्टेगनेंट जो है वो हमें फिर से देखने के लिए मिला, उससे ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्या बोलेंगे उसे, पब्लिक सेक्टर के पास जो हमारी इकोनॉमी थी वो कुछ ज्यादा ही थी। पब्लिक का मतलब होता है, पब्लिक का मतलब है जब मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, और प्राइवेट का मतलब है जब मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ 1991 में इंडिया मीट अ इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल डेट, हमारे पास क्या हो गया, बाहर का बहुत कर्जा हो गया, है ना। The government was not able to make payment on its borrowing from the abroad, है ना, और गवर्नमेंट बाहर से भी पैसा उठा रही थी लेकिन वो अपने पेमेंट को रीपे जो, हाँ, द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू रीपेमेंट ऑन इट्स बोरिंग एंड द अब्रॉड। ठीक है, बाहर से जो हमने पैसा ले रखा था उसको देने में जो गवर्नमेंट है वो सक्षम नहीं हो पा रही थी, यानी पैसा हमने कर्ज पे ले लिया लेकिन हम उसे वापस नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट रीपेमेंट नहीं कर पा रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व which generally maintained to import petroleum and other important drop the level was not sufficient for the fortune। इसमें क्या है, ये देखिए, पहला 1991 में हम एक एक्सटर्नल डेट में चले गए, हमारे पास बहुत ही भारी कर्जा हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट के पास किसी भी तरीके से इतना पैसा नहीं आ रहा था कि जो उसने बाहर से कर्ज लिया उसका रीपेमेंट कर दे। ठीक है, तीसरी बात, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, ठीक है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है जब हम पेट्रोलियम कुछ बाहर से एक्सपोर्ट जब हम कुछ करते हैं तो उसमें हम उस पैसे को हम उसमें यूज करते हैं, तो वो भी खत्म, उसमें भी कुछ पैसा हमारे पास नहीं बचा। The crisis was further combined by the rising price for essential goods। उसके बाद सोने पे सुहागा क्या हो गया, क्राइसिस में आग में घी डालने वाला काम किसने कर दिया, आग में घी डालने वाला काम यहाँ पे आपने आपका कर दिया कि जो भी इसेंशियल गुड्स है, इसेंशियल गुड्स का क्या होती है,
जो भी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं उनके प्राइसेस हाई हो गए। ऑल दिस लीड द गवर्नमेंट टू इंट्रोडक्शन। अब इन सब की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ, एक सेकंड, policy measure which change the direction of the developmental strategy. In this chapter we will look at the background of the crisis, measure that government has adopted and their impact for the various sector of economy. मैंने बताया बाहर का पैसा लौटा नहीं पा रहे, रिजर्व में जो फॉरेन रिजर्व है उसमें पैसा हमारे पास खर्च हो गया है ना। उस केस में क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को ये बात रियलाइज हो गई और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो भी इसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस थे वो भी आसमान छू रहे थे, वो भी बढ़ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अब आ गए हम चीजों से तंग, हमसे सिचुएशन संभल नहीं रही है, बेटर है कि ये जो हमने तरीका अपना रखा है अपनी इकोनॉमी में उसको चेंज करो, उस स्ट्रक्चर को बदलो और उसमें कुछ पॉलिसी मेजर्स चेंज लेके आओ जिससे डेवलपमेंट हो सके। और ये जो स्टैटिक फिर से हमारी इकोनॉमी में ये जो ठहराव आ गया है ना उसको हम दूर कर सके। तो इस चैप्टर में हम फर्दर यही पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम बैकग्राउंड समझते हैं कि क्या था। ओरिजिनली द फाइनेंशियल क्राइसिस वी ट्रेस इनसफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लोग कहते हैं भैया अच्छे तरीके से इंडियन इकोनॉमी का जो है मैनेजमेंट नहीं हुआ, इसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, है ना, इन 1980s के टाइम पे। We all know that for the implementation of the various policy, it journal administration, the government generate fund from the various source of taxation running for public sector and private. Generally क्या होता है, अगर हम गवर्नमेंट की सोर्स देखते हैं ना कि गवर्नमेंट की क्या सोर्स है किस चीज की, फंड रेज करने की, है ना, तो वो क्या है हमारा टैक्सेशन, वेरियस सोर्स ऑफ द टैक्स, ठीक है, रनिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो भी स्टेट ने जो है पब्लिक इंटरप्राइजेस चला रखी है। when the expenditure is more than the income, the government borrow the finance and receipt from the bank and from the people of the country and from the international financial institution, and we import goods like petroleum, we pay in dollar which we earn from our export। देखिए इसमें क्या बोला कि भैया तुम्हारी मैनेजमेंट पॉलिसी गलत थी इकोनॉमी की, इस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस है। दूसरी चीज बोला कि जो टैक्सेशन से पैसा आ रहा था ना, हमसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो गवर्नमेंट का फंड होता है, उससे गवर्नमेंट, हम कहते नहीं है रोड तो हमारी है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी तो हमारी है, क्यों भाई हम टैक्स नहीं देते, तो वही बात है कि हम इतना टैक्स देते हैं तो वो फंड होता था गवर्नमेंट के पास। जो भी पब्लिक सेक्टर है घेल भेल, है ना, तो ये क्या हुआ कि इन लोगों का जो पैसा था वो गवर्नमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं बैठता काम करने के लिए। अब क्या हुआ, ऐसे में गवर्नमेंट ने बोला भाई यहाँ से तो काम नहीं चल रहा है टैक्स वैक्स के पैसे से, एक काम करते हैं दूसरी सरकारों से पैसा कर्ज पे ले लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता कभी कभी दोस्तों से नहीं मांगते, अरे यार पैसे दे दे, है ना, 1-2 तारीख को दे दूंगा, तो वही चीज है। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब पैसा मांगते हैं, तो गवर्नमेंट ने लोगों से पैसा मांगा, अपनी कंट्री के लोगों से, फिर दूसरी कंट्रीज से मांगा, फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यहाँ से गवर्नमेंट ने पैसा मांगा अपनी जो भी नीड्स थी उनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट पॉलिसी रिक्वायर्ड इवन थ्रू द रेवेन्यू वर वेरी लो, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। द गवर्नमेंट हैव ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट द चैलेंज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सपेंशन। देखिए एक तो पैसा नहीं और ऊपर से डेवलपमेंट की पॉलिसीज, है ना, रेवेन्यू से कुछ हो नहीं रहा है, बहुत लो है। गवर्नमेंट के ऑफशूट जो रेवेन्यूज की जो पॉलिसीज हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसको मीट करना इम्पॉसिबल हो रहा था गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। द कंटिन्यूअस स्पेंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, है ना, थोड़ा बहुत जो पैसा है उसको गवर्नमेंट इन सारी पॉलिसीज जो पहले से चल रही है उनमें लगाना पड़ रहा है, ठीक है। मोर ओवर द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट, एक सेकंड मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ ये एक प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद moreover generate the sufficient from internal source such as taxation, नहीं मिल रहा भाई, है ना, इतना पैसा टैक्सेशन से नहीं आ पा रहा था। when the government was spending a large share of its income on the area which is not provide immediate returns such as social sectors, defense, एक तो पैसा नहीं, ऊपर से गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ऊपर से देश को चलाना, इन सब चीजों का पूरा रीजन जाता है गवर्नमेंट के डेथ पे जाने का। जैसे गवर्नमेंट कैसी चीजों पे पैसा खर्च कर रहा था जो उसे इमीडिएट रेवेन्यू नहीं दे सकती। फॉर एग्जाम्पल आप सोशल सेक्टर पे पैसा खर्च कर दो, जैसे पॉवर्टी,
जैसे एजुकेशन, जैसे हमारी डिफेंस, है ना, देश में युद्ध भी काफी हुए, है ना, तो जैसे हमारी डिफेंस, डिफेंस पे पैसा खर्च करना ही करना, है ना। हमारे कुछ सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा राशन कार्ड वगैरह के जो सिस्टम होते हैं ना, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, वैसी चीजें, इन सब चीजों में जो पैसा जा रहा था, तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। देखिए, ये एक ऐसे सेक्टर है जो पैसे की डिमांड तो इमीडिएटली बहुत करते हैं, बट इसका रेवेन्यू थोड़ी ना कल आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने मिलिट्री में पैसा लगा दिया तो वहां से आपको कोई रेवेन्यू आने वाला है, नहीं आने वाला है ना। इन सब चीजों की वजह से इसने लिखा है ना, नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न, कोई इमीडिएट रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। तो पैसा जैसा सोशल सेक्टर, डिफेंस, बस नीड ऑफ यूटिलाइज रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है, और बाकी जो पैसा था इनमें जा रहा था। द इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज आल्सो नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। जो भी पब्लिक सेक्टर थे, ठीक है, जो भी सरकार की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो भी थी, उनसे उतना पैसा आ नहीं रहा था। एट अ टाइम द फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम द अदर कंट्री इंटरनेशनल फंड, मैंने आपको बताया उस कंडीशन में गवर्नमेंट को क्या लगा कि भैया बहुत हो गया, हमसे कुछ हो नहीं रहा, बेटर है कि हम किसी की मदद लें, है ना। उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, पैसे बोरो करने की बात की, कहाँ से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और वो कौन से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके बारे में बात कर रही हूँ मैं, दैट इज आपका वर्ल्ड बैंक, और दैट इज आपका IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करके वो हो गया। अब इसमें क्या होता है, मैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी, इतना आप पढ़ सकते हैं। इंडिया अप्रोच टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसको आज वर्ल्ड बैंक कहते हैं। लेकिन हमें कब इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करनी पड़े थे 1991 में, तो उसको क्या बोलते थे, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, है ना, पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं। एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है, मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करता है। कहाँ से कंट्री ने क्या किया, देश, हमारे नेताओं ने क्या किया, जो भी हमारे लीडर्स थे उस वक्त, जो भी हमारे मिनिस्टर होंगे फाइनेंस के, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिसीव किए $7 बिलियन लोन पे टू मैनेज द क्राइसिस, कि भाई हमारे पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, और उस केस में आप हमें 7 बिलियन पैसे दे दो, $7 बिलियन पैसे, ठीक है, डॉलर पैसे, मतलब आप समझ रहे ना, एक 7 बिलियन रुपीज, इतने पैसे हमने $7 बिलियन ले लिए। उसके बाद फॉर अवेलिंग द लोन, दिस इंटरनेशनल एजेंसी एक्सेप्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी। देखिए अब लगेगा मास्टर स्ट्रोक, ठीक है, अब वो चीज होगी जिसकी वजह से आज हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हमें ये ग्रोथ देखने के लिए मिली है। $7 बिलियन आपने कर्जा ले लिया, ठीक है, इंटरनेशनल आपके जो वर्ल्ड बैंक है उससे, मॉनेटरी फंड है वो उससे, अब उसको चुकाने की भी तो बात आएगी ना। अब उसमें क्या है कि भाई वो कर्जा तो दिया, लेकिन उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया को क्या करना पड़ेगा टू लिबरलाइज एंड ओपन इस इकोनॉमी एंड रिड्यूसिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। इंडिया ने हमेशा एक बैलेंस अप्रोच लेके चला इंडिपेंडेंस के टाइम से। बैलेंस अप्रोच का क्या सीन था, बैलेंस अप्रोच का ये सीन था कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी सेक्टर्स होंगे, या ज्यादा रेवेन्यू करने वाली जो भी कंपनीज होंगी, जो भी इंडस्ट्रीज होंगी, जो भी सेक्टर्स होंगे, वो होंगे सेंटर के कंट्रोल में, ठीक है, और वैसे इंडिविजुअल आके भी कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री खोल सकता है। अब इसमें क्या था, जब उन्होंने 7 बिलियन का लोन दिया तो उन्होंने वहां पे एक एक्सपेक्टेशन रखी उनसे कि भाई तुम अपनी इकोनॉमी को लिबरल करोगे, जो भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है इंडस्ट्रीज लगाने दोगे, फैक्ट्रीज लगाने दोगे, उनके ऊपर ये जो तुमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है ना, कभी लाइसेंस की, कभी इसकी, कभी उसकी, वो नहीं करोगे, है ना। तमाम तरीके की गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज होती है गाइस, तो वो उस जमाने में और भी ज्यादा होती थी, है ना। reduce the role of the government in many areas and remove trade restriction between Indian and other country। अब इंडिया ने क्या कर रखा था, दूसरी भी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड था ना, उस पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पाबंदियां लगा रखी थी। अब वर्ल्ड बैंक और IMF ने जब लोन दिया तो बोला कि ठीक है ले लो लोन, पर एक चीज है, उनकी ये उम्मीद है कि आप लिबरलाइजेशन लाओगे विद इन दी कंट्री और विद अदर सेक्टर्स आल्सो। जैसे इंडिया एग्री टू
India agreed to the condition of World Bank and IMF and announced the new economic policy. देखिए ऑप्शन भी कोई नहीं था, एग्री तुम्हें होना ही होना है, और एग्री भी आप एक अच्छी चीज के लिए हुए हो, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट हो गई तैयार कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नई पॉलिसीज लाने के लिए तैयार है, अब हम लिबरलाइजेशन करने के लिए तैयार है। भले ही हम आउटसाइड दी कंट्रीज की बात हो, हम दूसरी कंट्रीज को भी ये मौका देंगे कि वो हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करें, और हम भी दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। इंडिया ने एग्री किया इस बात से, और बहुत अच्छा भी हुआ, और नई इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो लॉन्च हो गई, ठीक है। इस इकोनॉमिक पॉलिसी में बेसिकली हम क्या बात करते हैं, इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या था, कंसिस्ट द वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म आई दोस्तों। The trust of the policies toward the creating the more competitive environment in the economy, कि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक में जो है कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करें, जितने भी बैरियर्स हैं कंपनी की एंट्री पे, नए नए फर्म्स की ग्रोथ पे, उसको खत्म करें। सेट ऑफ द पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब इनटू टू ग्रुप, द स्टेबलाइजेशन ऑफ मेजर एंड स्ट्रक्चर। देखिए पॉलिसी का जो मेजर फंडा था वो ये था कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमें लेके आना है और स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेने। एक तो ऐसे मेजर्स लेने हैं जो स्टेबलाइजेशन करें, दूसरा स्ट्रक्चरली उसको चेंज कर दें, इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करें और इसे ओपन अप कर दें, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट हो, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्रिएट रहे, इस तरीके से। इन अ सिंपल वर्ड दिस इज मीन्स दैट there was a need of maintaining a sufficient foreign exchange reserve, ठीक है, हमारे पास एक sufficient foreign exchange reserve रहे, और हम थ्रू आउट द टाइम बाकी जो भी वर्ल्ड की कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं उनके साथ जो है अपना ट्रेड कर सकें, रिजिडनेस को हटा दें, स्ट्रक्चरल बेस जो हमने अपनी इकोनॉमी का खराब कर रखा है उसको हटा दें, ठीक है, और अच्छे तरीके से अपने सभी रिफॉर्म को इम्प्लीमेंटेशन करें, अच्छे तरीके से रिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन हो, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाएं, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करें, अपने जो लोकल लोग हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके ऊपर सभी पाबंदियों को कम करें। और इसके चक्कर में ना भैया 3 हेड्स में जो है स्ट्रक्चरल चेंज लाने की कोशिश की, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही ट्रेड, है ना, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों ही इस स्ट्रक्चरल चेंज जो हमारी इकोनॉमी में आया, ये तीनों एलिमेंट्स के थ्रू वो फिनोमिनल है, उसने हमारी इकोनॉमी को जो है बहुत बड़ा पुश दिया है, ठीक है, और ये हमारी देश के डेवलपमेंट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन इकोनॉमिक पॉलिसीज में। अब ये तीनों ही इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनसीईआरटी बुक इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि आखिर इकोनॉमिक क्राइसिस का बैकग्राउंड क्या था, और फिर किस वजह से गवर्नमेंट ने इस तरीके की न्यू पॉलिसीज को लाने का फैसला लिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको कुछ समझ में आया हो।